हमेशा विकास के लिए ठोस ही कदम उठाती है, पर कदम इतने ठोस होते हैं कि उठते ही नहीं। तो इसको कहते हैं व्यंग। एक बड़ा गीत आप सबने सुना होगा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तो मैंने एक दोहा लिखा उसके जवाब में, हालांकि मेरा कद बहुत छोटा है प्रदीप जी के सम्मुख, लेकिन मैं उनको सम्मान करते हुए लेकिन उस विचारधारा के विरोध में एक मैंने दोहा छोटा सा लिखा कि चरखा काटे मिल गई बिना खड़ग और ढाल, चरखा काटे मिल गई बिना खड़ग और ढाल, ऐसी छोटी चीज का रखे कौन ख्याल, ऐसी छोटी चीज का रखे कौन ख्याल। तो इसे कहते हैं व्यंग की भाषा। अब मैं आदरणीय प्रशांत उपाध्याय जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। अब आप जो है व्यंग के रस में डूबिए। अगर संजीदगी से सुनेंगे आप तो पूरी बात पहुंचेगी हृदय के रास्ते। तालियों बजाइए। मैं तो सबसे पहले मां शारदे के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आज के समृद्ध मंच को जिस पर बड़े भाई अंतर्राष्ट्रीय हास्य व्यंग के कवि डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी हैं, सूर्य कुमार पांडे जी देश के लोकप्रिय हास्य और व्यंग के कवि हैं, बहुत अच्छी टीम भाई जनार्दन पांडे जी ने बुलाई है। मैं आज के मंच के सारे कवियों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आप इतनी ऊर्जा के साथ पूरा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, IIT के छात्र, उन सभी छात्रों के उत्साह को मैं भी प्रणाम करता हूँ। अभी देश के बहुत श्रेष्ठ कवियों को आपको सुनना है। हमको बड़े भाई डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी के हास्य व्यंग सुनने हैं, सूर्य कुमार पांडे जी का हास्य सुनना है। आप ये अपनी ऊर्जा कवि सम्मेलन के अंत तक सारे कवियों के लिए बचा के रखें। मैं हास्य और व्यंग का कवि हूँ, मूलतः व्यंग का कवि हूँ। अभी आदेशित किया जनार्दन पांडे जी ने मुझे बुलाते हुए कि व्यंग क्या होता है। दो पंक्तियों में मैं आपको बताता हूँ। हिंदी कविता के भिन्न भिन्न रंग होते हैं। जैसे एक रंग था अभी बड़े भाई टाटंबरी जी की कविताओं का, दूसरा रंग था ज्ञानेंद्र मिश्र जी की कविताओं का। अभी और भी कई रंग आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से हिंदी कविता की दो समानांतर विधाएं होती हैं। एक विधा होती है हास्य की और दूसरी विधा होती है व्यंग की। हास्य हम जब राह में निकलते हैं तो कहीं से भी पैदा हो जाता है। आप कभी सिकंदराबाद जिला फिरोजाबाद से आया हूं तो आज सवेरे जब तैयार होके आपके इस कार्यक्रम के लिए घर से निकल रहा था, कपड़े पहन के और हाथ में ब्रीफकेस लटकाए लखनऊ की बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पहुंचा तो देखा सामने से एक भिखारी आ गया। अकड़ते हुए बोला कि 20 का नोट निकाल। मैंने कहा किस बात का? बोला चाय पीऊंगा। मैंने कहा यार वो तो चाय तो 10 रुपए में आ जाती है, 20 रुपए किस बात के? अकड़ते हुए फिर बोला मेरी गर्लफ्रेंड भी तो पिएगी। मैंने कहा भिखारी हो गया और गर्लफ्रेंड रखता है, तुझे शर्म नहीं आती? बोला उसी के चक्कर में तो भिखारी हुआ हूं। हास्य कहीं से भी पैदा हो जाता है। इसके समानांतर एक विधा होती है व्यंग की, जो अभी हमारे भाई जनार्दन प्रचंड जी ने बताया। मूलतः मैं व्यंग का कवि हूँ। आइए अटल जी के सम्मान में ये काव्य धारा है। पूर्णतः शुद्ध कविता को समर्पित ये मंच है। आइए मैं व्यंग के कुछ टुकड़ों को जोड़ता हूँ आपको मंच का ध्यान देते हुए कि आचरण हमारे जब से आदर्शों का मांस नोचती चील हो गए हैं। आचरण हमारे जब से आदर्शों का मांस नोचती
की चील हो गए हैं। बेईमानी और भ्रष्टाचार प्रगति के साधन और हम प्रगतिशील हो गए हैं और हम प्रगतिशील हो गए हैं और हम प्रगतिशील हो गए हैं। मैं तो इसी धरातल के व्यंग लिखता हूँ। व्यंग की 4 पंक्तियां और देता हूँ। देखें कि चरित्र और ईमानदारी की गाय व्यवस्था के खूंटे से बंधी हाथ मर रही है। चरित्र और ईमानदारी की गाय व्यवस्था के खूंटे से बंधी हाथ मर रही है। सत्य और अहिंसा की बकरी की गर्दन पर निरंतर छुरी चल रही है। कर्तव्य और निष्ठा का बैल जिंदगी के कोलू में जुटा घुट घुट कर मर रहा है और उधर भ्रष्टाचार का गधा मजे से संविधान चल रहा है। समूचा हिंदुस्तान चल रहा है, समूचा हिंदुस्तान चल रहा है, समूचा हिंदुस्तान चल रहा है। मैं तो ये स्थिति है आजादी के 70 वर्षों बाद हमारे देश की। तब हमको ऐसा लगता है कि आजादी के 70 वर्षों बाद भी हम इन स्थितियों में जीने को विवश हैं। तो इस सब के पीछे दोष कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति का है। मित्रों, कहीं ना कहीं दोष हमारी सियासत का है। और मित्रों, बात जब राजनीति और सियासत की आती है तो यहीं पास में फैजाबाद के बहुत श्रेष्ठ कवि हैं जमुना प्रसाद जी उपाध्याय। वो वर्तमान परिवेश की राजनीति को आईना दिखाते हुए बड़े तरीके से 4 पंक्तियों कहते हैं। वो लिखते हैं कि नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे ओंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस गए। मैं तो ये स्थिति है हमारे देश की राजनीति की आजादी के 70 वर्षों बाद। तब उस राजनीति के परिदृश्य को मैं भी थोड़ा सा व्यंग के माध्यम से आईना दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखें, हमारा देश एक चुनाव प्रधान देश है। हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी लोकसभा के, कभी विधानसभा के, कभी स्थानीय निकाय के, कभी जिला पंचायत के चुनाव आते हैं। अभी टाटामरी कर रहे थे तो समझो चुनाव है। मैं 2 पंक्तियों में पूरे चुनाव की परिभाषा को व्यंग के माध्यम से व्यक्त करता हूं। देखें कि एक सियार ने भूखे मेमने की और कुछ रोटियां उछाली। एक सियार ने भूखे मेमने की और कुछ रोटियां उछाली। मेमने ने सियार की जय बोली और रोटियां खा ली। भय और नफरत के वातावरण में अचानक भाईचारा छा गया। मुझे लगा चुनाव आ गया, मुझे लगा चुनाव आ गया। जिंदाबाद। एक सियार ने भूखे मेमने की और कुछ रोटियां उछाली। मेमने ने सियार की जय बोली और रोटियां खा ली। भय और नफरत के वातावरण में अचानक भाईचारा छा गया। मुझे लगा चुनाव आ गया, चुनाव आ गया, चुनाव आ गया। मैं तो समाज, देश और हम बड़ी तेजी से बदलते जा रहे हैं। यह परिवर्तन का दौर है। इस परिवर्तन के दौर में भाषा, शब्द सभी कुछ बदलने लगे हैं। आइए इसी परिदृश्य से एक व्यंग उठाता हूं। देखिए कि कहीं बमकांड तो कहीं दंगा, आदमी सिसक रहा है भूखा और नंगा। कहीं बमकांड तो कहीं दंगा, आदमी सिसक रहा है भूखा और नंगा। जिधर देखो आतंक पड़ रहा है, देश का हर हिस्सा आग में जल रहा है। मैंने एक नेता से पूछा इसका क्या कारण है। वो बोला कि सारे राष्ट्र में एक सी परिस्थितियों का होना राष्ट्रीय एकता का उदाहरण है। कहीं बमकांड तो कहीं दंगा, आदमी सिसक रहा है भूखा और नंगा। जिधर देखो आतंक पड़ रहा है, देश का हर हिस्सा आग में जल रहा है। मैंने एक नेता से पूछा इसका क्या कारण है। वो बोला कि सारे राष्ट्र में एक सी परिस्थितियों का होना राष्ट्रीय एकता का उदाहरण है।
कि मेरे देश का हर नेता आजकल हो गया है राजनीति का बनिया, इसीलिए वह बड़े मजे से बेच रहा है जातिवाद का नमक, आरक्षण का गरम मसाला, हिंदुत्व की हल्दी और इस्लाम का धनिया। कि मेरे देश का हर नेता आजकल हो गया है राजनीति का बनिया, इसीलिए वह बड़े मजे से बेच रहा है जातिवाद का नमक, आरक्षण का गरम मसाला, हिंदुत्व की हल्दी और इस्लाम का धनिया। मैंने एक पत्रकार से पूछा कि क्या कारण है ये सब के सब खा रहे हैं दाव और अपने अपने माल के मांग रहे हैं अच्छे भाव। वो बोला यह है सांप्रदायिक सद्भाव। मैंने एक समाज सेवी से कहा क्या होता है ये भाईचारा। मैंने एक समाज सेवी से कहा कि क्या होता है ये भाईचारा। वो बोला कि जब एक भाई बन जाए जानवर और दूसरे भाई को बना ले अपना चारा, तब होता है भाईचारा। जोरदार ताली हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने एक समाज सेवी से कहा कि क्या होता है ये भाईचारा। वो बोला कि जब एक भाई बन जाए जानवर और दूसरे भाई को बना ले अपना चारा, तब होता है भाईचारा। तभी सामने से आते हुए एक आतंकवादी टकराया। मैंने अपने मन की जिज्ञासा को उसकी ओर सरकाया और कहा कि राष्ट्रीय विचारधारा का अर्थ समझाओ। वो बोला कि राष्ट्र के बीच में खून की धारा बहाओ। आप क्या सोच रहे हैं भाई साहब? जरा जोरदार तालियां बजाओ। आप क्या सोच रहे हैं भाई साहब? जरा जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि अब जिंदगी में हर चीज के मायने बदलते जा रहे हैं। अरे चेहरे तो वही हैं, सिर्फ आईने बदलते जाते हैं। आईने बदलते जाते हैं। आईने बदलते जाते हैं। मैं तो इन दिनों हम जिस दौर में जी रहे हैं, उस दौर में आम आदमी के पास कुंठाएं हैं, टूटन है, घुटन है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, यानी सुख और चैन के अतिरिक्त सब कुछ है। तब मुझे एक कहावत याद आती है जो मैंने बचपन में अपने बुजुर्गों से सुनी थी कि जब जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं मित्रों, तब तब कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति अवतार लेती है हमारे बीच में। यह कहावत मुझे याद आई और मैंने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि इस सारे परिवेश में आप कृपया हमारे बीच आइए। मेरे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं और मैं उनसे निवेदन करता हूं। मेरा एक व्यंग यहां से प्रारंभ होता है कि कल रात सपने में हमने प्यारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पाए। अपने इस अहोभाग्य पर हम फूले नहीं समाये। हमने सोचा कि यदि इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाए तो बाद में हमसे नहीं जाएगा सहा। इसीलिए हमने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र स्वर में कहा कि हे प्रभु, इस घोर कलयुग में पाप और अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, इनसे मुक्ति दिलाने आप पृथ्वी पर कब आ रहे हैं? हे प्रभु, इस घोर कलयुग में पाप और अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, इनसे मुक्ति दिलाने आप पृथ्वी पर कब आ रहे हैं? वे बोले न तो अब कहीं वे गायें हैं, न वे करील के कुंज जहां मैं गायें चराऊंगा। इस सिंथेटिक दूध के जमाने में माखन चुराने की बात तो और उसे कहीं देख भी न पाऊंगा। इस सिंथेटिक दूध के जमाने में माखन चुराने की बात तो और उसे कहीं देख भी न पाऊंगा। अब तो कोई गोपी भी बांसुरी की धुन सुनकर दौड़कर रास रचाने नहीं आने वाली है, क्योंकि इस युग में आदमी ने प्रेम की परिभाषा ही बदल डाली है। क्योंकि इस युग में आदमी ने प्रेम की परिभाषा ही बदल डाली है। अब तो धर्म और अधर्म में भी कोई भेद नहीं है और आज के अर्जुन को भी अपने पथभ्रष्ट होने का कोई खेद नहीं।
फिर बताओ बे गीता के उपदेश किसे सुनाऊंगा? फिर बताओ बे गीता के उपदेश किसे सुनाऊंगा? अरे युद्ध की बात तो छोड़ो, बेवजह ही किसी आतंकवादी के हाथों मारा जाऊंगा। फिर बताओ बे गीता के उपदेश किसे सुनाऊंगा? अरे युद्ध की बात तो छोड़ो, बेवजह ही किसी आतंकवादी के हाथों मारा जाऊंगा। जब से इस जिंदगी के महाभारत में चोरी, डकैती, बेईमानी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हत्याओं ने जगह पाली है, इन मक्कारों ने अदालत में कसम खाता कर मेरी गीता भी बदनाम कर डाली है। जब से जिंदगी के महाभारत में चोरी, डकैती, बेईमानी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हत्याओं ने जगह पाली है, इन मक्कारों ने अदालत में कसम खा खा कर मेरी गीता भी बदनाम कर डाली है। सच कहता हूं, अपनी पहचान तक नहीं बचा पाऊंगा। सच कहता हूं, इस युग में अपनी पहचान तक नहीं बचा पाऊंगा। फिर अपने भक्तों को क्या मुंह दिखलाऊंगा? इसलिए हे बेटा, चैन की नींद सो जाओ। इसलिए हे बेटा, चैन की नींद सो जाओ। अपनी कविता की लच्छेदार भाषा में मुझे मत फंसाओ। इसलिए हे बेटा, चैन की नींद सो जाओ। अपनी कविता की लच्छेदार भाषा में मुझे मत फंसाओ। इतना कहकर श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन मेरी चेतना के तार विचारों में खो गए कि आज का युग किधर जा रहा है। लेकिन मेरी चेतना के तार विचारों में खो गए कि आज का युग किधर जा रहा है, जिसे देखकर आम आदमी को ही नहीं, भगवान को भी पसीना आ रहा है। भगवान को भी पसीना आ रहा है। भगवान को भी पसीना आ रहा है। बहुत बढ़िया। एक आवश्यक सूचना है गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। उनकी परमिशन 8 बजे तक की होती है, लेकिन आज 9 बजे तक है। लेकिन आप लोगों को 8 बजे से पहले जाके एक साइन करके आना है। तो कृपया आप लोग, बगल में हॉस्टल है, एक साइन करके आ जाएं और उसके बाद फिर आराम से बैठ के कवि सम्मेलन का आनंद लें। ये आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है। व्यवधान के लिए खेल है। आप लोग